नमस्कार, अमरीश क्लासेस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम लोग सीटेट में सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं। आपको अन्य विषयों की क्लासेस भी मिलेंगी, तो आप अगर नए हैं चैनल में तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि जो भी क्लासेस होती हैं आपको टाइमली मिल सकें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। हमने अभी पढ़ा शैशवावस्था और उसके बाद हमने बाल्यावस्था कल की क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे किशोरावस्था। मानव विकास की सबसे विचित्र तथा जटिल अवस्था है किशोरावस्था। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, इसे ह्यूमन की जो सबसे टफ फेज़ में माना जाता है कि यह व्यक्ति के लिए बहुत एक मुश्किल दौर होता है। इस दौरान काफ़ी तनाव देखने को मिलता है और काफ़ी सारी चीज़ों से एक किशोर गुजरता है। तो यह एक तनाव और तूफ़ान की अवस्था है, जो स्टैनली हॉल साहब ने भी कहा है। तो देखते हैं क्या है मानव विकास की सबसे विचित्र तथा जटिल अवस्था। इसका काल 12 वर्ष से 18 वर्ष तक रहता है। इसमें होने वाले परिवर्तन बालक के व्यक्तित्व के गठन में महत्वपूर्ण योग प्रदान करते हैं। बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होगा, ये उसके अंतिम चरण की तरफ है कि जो उसका कैरेक्टर निकल के आएगा, व्यक्तित्व निकल के आएगा, पर्सनालिटी निकल के आएगी। देखो, कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अगर कोई रोल कर रहा था तो हमारे बाल्यावस्था में था, पर किशोरावस्था में व्यक्ति का इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये काफ़ी हद तक जिम्मेदार है किशोरावस्था। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया स्टैनली हॉल की परिभाषा, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार सीटेट में पूछा गया है और आगे भी पूछते रहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। तो ऐसा क्यों बोला स्टैनली हॉल ने, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे तो हमारे एक एक टॉपिक क्लियर होगा, एक एक बात क्लियर होगी कि बात सब घूम फिर के किशोरावस्था के लिए ऐसी टिप्पणियाँ क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो किशोरावस्था में काफ़ी सारा चेंजेस हो रहा है। अभी बच्चा चाइल्ड से, बेबी से अब वो एडल्ट की ओर प्रवेश कर रहा है, तो ये उसके बीच की अवस्था है और काफ़ी संघर्ष देखने को मिलता है। अगर हम पहले परिवर्तन की बात करें तो होता है शारीरिक परिवर्तन, क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन होता है। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं और बालक के दाढ़ी मूछें आने लगती है, उसकी आवाज़ में कर्कशता आ जाती है, मतलब आवाज़ उसकी भारी हो जाती है। छोटा बच्चा बोलता है, उसकी आवाज़ बहुत पतली होती है और उसके बाद आवाज़ में भारीपन आ जाता है। किशोर तथा किशोरियों के गुप्तांग पर बाल उगने लगते हैं और बालक का सीना जो है, बालकों का सीना चौड़ा हो जाता है और बालिकाओं के वक्षस्थल और कूल्हे बढ़ने लगते हैं। तो ये एक शारीरिक परिवर्तन है। अब देखिए, आप भी प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, बच्चों का सामना करेंगे, तो उस टाइम पे जो आप अगर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में होंगे तो वहाँ पे देखेंगे काफ़ी बच्चों को इन सारी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। काफ़ी बच्चे होते हैं वो आपस में इस चीज़ को लेके बहुत बहुत भ्रांतियाँ फैलाते हैं। तो वैसे भी अपने इंडिया में सेक्स एजुकेशन की काफ़ी कमी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, इनको एक फिजिकल चेंज की तरह ही लेने की आवश्यकता है, अन्यथा लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और इन्हें अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे अच्छे से, बच्चों को वो चीज़ कैसे डिलीवर करेंगे। उसके बाद बात होती है काम प्रवृत्ति की। तो भाई किशोरावस्था का ये एक प्रमुख विशेषता रखता है। किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति तीव्र रूप धारण कर लेती है। इस काम प्रवृत्ति की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। भाई पहली अवस्था है स्वप्रेम, ठीक है, और ये काफ़ी देखने को मिलता है। अच्छा, स्वप्रेम है क्या? स्वप्रेम का अर्थ है स्वयं से प्रेम करना। किशोर अपने अंगों में एक आकर्षण महसूस करने लगता है, अपने आप से प्रेम प्रदर्शित करता है, वह अपने लिंग अवयवों को स्पर्श करता है और आनंद प्राप्त करता है। आकर्षण दिखने में वह अपने समान किसी को नहीं समझता, वह अपने आप में मस्त रहता है और अपने से ही प्रेम करता है। देखो क्या होता है कि उस बच्चे को लगता है कि पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द है और वो अपने इर्द गिर्द ही हर चीज़ें समझता है, भाव रखता है ऐसा, ठीक है। और फ्राइड ने इस स्थिति को नार्सिज्म कहा है। अब एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, नार्सिज्म जो थोड़ा हिटलर विचारधारा थी, अपने अलावा किसी को
उच्च ना समझना, ये एक है नार्सिज्म। ठीक है, तो कुछ टर्म हैं जिनको समझते चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात होती है समान लिंगी प्रेम। तो देखो, जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो उसे अपने समान जो लिंग वाले लोग हैं उनके प्रति एक आकर्षण होता है। ये बहुत कॉमन बात है कि साथ में अगर लड़के पढ़ रहे हैं तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एक आकर्षण होता है, एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, किशोर अपने से कम आयु के बालकों के प्रति और किशोरियां अपने से अधिक आयु की लड़कियों के प्रति आकर्षित होती पाई गई हैं, ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद अगर तीसरी अवस्था पर चलें तो यह है विषमलिंगी प्रेम। तो क्या होता है, जब किशोरावस्था के उत्तर काल में विषमलिंगी प्रेम पैदा होता है, किशोर किशोरियों की तरफ और किशोरी किशोर की तरफ आकर्षित होने लगती हैं। देखो अभी ये आ रहा है, अभी जो पहले तो उसने बाल्यावस्था में नैतिकता सीखी, अभी वो विषमलिंगी प्रेम। अब क्या है कि जो पहले तो देखो थोड़ा जो पूर्व किशोरावस्था है उसमें वो समान लिंगी प्रेम की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है, और जैसे जैसे वह किशोरावस्था की उत्तर अवस्था में आता है, अंतिम काल में आता है, ऐसे में वो विषम लिंगी प्रेम के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। अब आता है भाई समाज सेवा। सोशल सर्विस जो है किशोरावस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता है और जिसे अपने भारत जैसे देश में बहुत अच्छे से उपयोग करने की आवश्यकता है। भारत में सोशल सर्विसेज काफ़ी हैं, काफ़ी NGOs काम करते हैं, वॉलंटियर काम करते हैं। उसमें काफ़ी देखेंगे आपको 18 से 24 साल के या फिर 16 से 24 साल के लोग अधिकतर मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है, ये जो टाइम पीरियड होता है ये काम करने के प्रति, अपनी समाज में एक छवि बनाने के प्रति, और इसके कई मतलब उद्देश्य होते हैं। एक तो वो अपनी पहचान बनाना चाहता है, अगर अच्छी चीज़ों से कोई पहचान बनाना चाहता है तो उसको प्रमोट भी करना चाहिए। किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना बहुत प्रबल होती है। लड़के ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि वो अपने माता पिता के समान सम्मान प्राप्त कर सकें। पहले क्या होता है, लोग उन्हें अपने माता पिता के नाम से पहचानते हैं, तो वो खुद की पहचान बनाना चाहते हैं कि लोग हम पे भी गर्व करें, हमारे माता पिता हम पे गर्व करें। वे स्वयं को सामाजिक उत्सवों, कार्य और सेवाओं से ओतप्रोत कर लेते हैं। आप देखिए, घर में शादी हो, अगर घर में कोई शादी होती है तो ऐसे में आपको उस शादी में युवाओं का एक प्रमुख सक्रियता देखने को मिलती है। अगर बात करें प्रौढ़ों के मुकाबले तो आप युवाओं को ज़्यादा एक्टिव पाएंगे। तो ये क्या है, खुद को सामाजिक दिखाने के लिए, क्योंकि वो सामाजिक होना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसे आयोजनों का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डे ड्रीमिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग, इसे हम हिंदी में दिवा स्वप्न भी बोलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे डे ड्रीमिंग की, दिवा स्वप्न की अवस्था की। क्या होता है भाई डे ड्रीमिंग में? दिवा स्वप्न की अवस्था जो होती है, इसमें बच्चा अपनी एक काल्पनिक दुनिया में रहता है, अपने इर्द गिर्द एक माहौल को बना के चलता है, उसे लगता है यही दुनिया है और उसी के आसपास चीज़ों को समझता है और लेके चलता है। अब उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा है, वो सोच रहा है कि एक उसका कल्पना जगत है जिसमें वो एक नायक की भूमिका में है एवं जो बाकी लोग हैं वो सब उसके हिसाब से चलने वाले हैं, क्योंकि उसकी कल्पना जगत में उसका कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब उसका ही कंट्रोल है और किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली वो अपनी कल्पना जगत में डोमिनेट करता है और ये ही डे ड्रीमिंग है। आप खुद दिन में सपने देख रहे हैं, आंखें खुली आंखों से सपने देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा। सपोज दैट आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, आपने कोई फिल्म देखी, उसके बाद आप उस फिल्म की तरह अपने आप को महसूस करने लगे, तो ये भी एक डे ड्रीमिंग का उदाहरण हो सकता है और ये किशोरावस्था में बहुत प्रबल होता है। तो इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है कि कल्पना का दैनिक जीवन में प्रयोग होना, मन की चंचलता, ध्यान परिवर्तन और मूल्यों की अस्थिरता के कारण किशोर यथार्थता से हट जाते हैं। मतलब लॉजिक से आप हट गए हैं, आप जो है अब जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग थी आप उससे अब इमेजिनेशन थिंकिंग पे जा रहे हो और कल्पना जगत में डूबे रहने के कारण मनोवैज्ञानिक ने इसे दिवा स्वप्न नाम दिया है। जब कोई वर्तमान से अनभिज्ञ होकर
कल्पनात्मक महलों की दुनिया में के सपने को देखना प्रारंभ करता है, तो इसे दिवा स्वप्न कहते हैं। तो समझ में आ गया, आप खुली आंखों से सपने देख रहे हैं और अपने कल्पना जगत में आप खुद को सेंटर में रख के चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आपकी ड्रे ड्रीमिंग है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आप इमेजिनेशन बेसिस पे काम नहीं कर सकते, आपको कई बार प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो ये किशोरावस्था की बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है ड्रे ड्रीमिंग से रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसकी अवस्था है? किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविकता का विकास। जब कोई व्यक्ति कार्यों एवं व्यवहारों में नवीनता प्रकट करना प्रारंभ कर देता है, जो दूसरों के कार्यों और व्यवहारों से भिन्न होती है और अपूर्वता की परिचायक होती है, तो इसे व्यक्ति की स्वाभाविकता कहते हैं। मतलब अब जैसे कि एक स्वभाव होता है, ठीक है, आप किसी चीज़ अगर कोई चीज़ ऐसा करता है तो आपका एक रिस्पॉन्स होता है, हाँ, कि ये आपका स्वभाव, वो स्वभाव के हिसाब से वो रिस्पॉन्स होता है। तो स्वाभाविकता का भी विकास होता है बच्चे के अंदर। ठीक है। अपराध व्यक्ति, क्रिमिनल टेंडेंसी, भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ है। होता क्या है, किशोरावस्था में बच्चा जो है वो बहुत नाजुक मोड़ पे होता है, तो कई बार जो है अपराध प्रवृत्ति वाले लोग बच्चे का गलत प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो कई बार पेपर में किस्से आए हैं, उनमें से एक किस्सा है, मैं छोटा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आप इस बात को समझ सकेंगे अच्छे से। होता क्या है, एक बार कोई ड्रग रैकेट वाला होता है, वो पहले बच्चों को, स्कूल के बच्चे जिन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत हो रही है, किसी को अच्छे कामों के लिए हो सकती है, तो किसी को, क्योंकि किशोरावस्था में आपके खर्चे थोड़े बढ़ते हैं, तो वो उन बच्चों को ढूंढ के पहले उनको जो है कुछ बोलता था, ये पैकेट पहुंचा दो वहाँ तक। बच्चों को भी कई बार नहीं पता होता रहता था और उनके द्वारा ट्रक ट्रांसफ़र करवाते थे, फिर खुद ही पुलिस से पकड़वाते थे, पुलिस को सूचना देते थे कि ताकि वो बच्चे अगर एक बार जेल होके आएंगे फिर वापस आएंगे, अब उनकी समाज में प्रतिष्ठा ख़त्म हो जाएगी, अब आकर वो नया जीवन उनके लिए शुरू करना बहुत मुश्किल काम होगा, तो ऐसे में फिर वो वही काम करेंगे। तो मतलब देख रहे हैं आप खुद के लिए एक नेटवर्क तैयार करने के लिए किस साइकोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो आपको भी ध्यान रखना है, ऐसे लोग, कोई भी जो बच्चा फंस रहा है ऐसी कोई भी असामाजिक चीज़ों में, तो आप नज़र बना के रखिए और कोशिश कीजिए ऐसे बच्चे का भविष्य बचाया जा सके। तो टॉपिक पे आएंगे। किशोरावस्था में अस्थिरता के कारण मानसिक झुकाव नाजुक स्थिति से होकर गुजरता है। इस अवस्था के लड़के एवं लड़कियों को भौतिक जगत का बनावटी आकर्षण दिखाकर चतुर अपराध व्यक्ति की ओर आकर्षित कर लेता है। बाद में इनका धीरे धीरे अपराध करने के कारण अब ये कुछ और नहीं कर पाते और समाज एवं राष्ट्र में इनका अपमान होता है और ये कभी अच्छे नागरिक नहीं बन पाते। तो ये इंडिया के लिए, ये हमारे देश के लिए, या कोई भी देश है, उस देश के लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है कि आप अच्छे नागरिक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो अपराध व्यक्ति, क्रिमिनल टेंडेंसी को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। काफ़ी क्वेश्चन इस पे आते हैं सीटेट में कि ऐसा स्थिति है, कोई बच्चे के बारे में आपको जानकारी मिलती है कि वो अपराध व्यक्ति कुछ गलत लोगों के साथ है, तो आप उसकी कैसे मदद करेंगे। तो इस तरह के सीटेट जानने में इंटरेस्टेड रहता है कि आपका दिमाग कैसे उन परिस्थितियों में काम करेगा। सीटेट में ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन होते हैं आपको रटना, थ्योरी रट लिया आप चले गए। कई बार आपको यूपी टेट में रटने वाले प्रश्न मिल जाते हैं, बट सीटेट में आपको वो जानना चाहते हैं कि बेसिकली आप परिस्थितियों में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, किन बातों को आप मानते हो। तो ऐसे प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं धार्मिक भावों का उदय। तो बच्चा थोड़ा सा धार्मिक होता है इस समय, बच्चे के अंदर धार्मिक चीज़ों को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है और वो धार्मिक चीज़ें सीखना चाहता है, धार्मिक प्रैक्टिसेस को मानना चाहता है। ये होता क्यों है? इसके पीछे तर्क ये है कि वो थोड़ा जो अलौकिकता है उसमें विश्वास करने में एवं उसकी गहराइयों को जानने में रुचि रखता है। उसे लगता है कि हाँ, क्योंकि अब वो ड्रे ड्रीमिंग की अवस्था है और अब वो लॉजिकल रीजनिंग से थोड़ा जो है मतलब उस पर भी आ रहा है, उसे लग रहा है कि हाँ ये जो ड्रीमिंग की दुनिया है तो वो कहीं ना कहीं इस विश्वास को प्रबल करने में सहायक होती है और उसको ये विश्वास होता है कि हाँ कोई एक ऐसी शक्ति है जो चला रही है। तो थोड़ा वो धार्मिक जो भाव आते हैं वो इसी अवस्था में आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। मैं फिर कहूँगा आपसे कि आपको सारी परिभाषाएं नहीं याद करनी है, नहीं रटनी है, बस एक दो बार अच्छे से पढ़नी है। अगर जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगती है, और वैसे तो हम लोग आपके लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेके आते हैं क्योंकि इतनी परिभाषाएं हैं, अगर आप याद करने में चले गए तो आप कभी नहीं याद कर सकते क्योंकि बहुत परिभाषाएं हैं।
आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट का माइंड पढ़ना है। अगर बात आएगी कि हाँ इसके बारे में किसने बात किया, अब जैसे कि कोई मनोविश्लेषणवाद है या फिर अभी जैसे कि कोई सेक्सुअल थ्योरी है, तो वो पता है हमें सिगमंड फ्राइड साहब हो सकते हैं, ठीक है, और पियाजे साहब की हमें थ्योरी पता है तो हम उस थ्योरी से पकड़ के चीज़ें कर सकते हैं। तो कई बार आप स्टेटमेंट ऐसे ले सकते हैं, बस आपको थ्योरी समझना है अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो सीटेट में ऑप्शन एलिमिनेट करना सबसे आसान काम है। कुल्हन के हिसाब से, कुल्हन ने क्या कहा, किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई, ठीक है। संक्रमण काल है क्योंकि क्या है, बच्चा बाल्यकाल से निकला है और प्रौढ़ावस्था में जा रहा है, तो बीच का है, मतलब एक बीच का अवस्था है, ब्रिज का काम कर रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। जॉसलिट के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिससे मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर जाता है। तो ये तो हमें पता है कि बच्चा चाइल्डहुड से निकला है और अभी वो मैच्योरिटी की तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो ये किशोरावस्था है। स्टेनले हॉल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी पढ़ा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो ये हमने देखा है कि बहुत बच्चे के अंदर बहुत उसके इमोशंस को समझना बहुत मुश्किल होता है। कई बार पेरेंट्स परेशान रहते हैं और उन्हें लगता है कि बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं है, बट थोड़ा मुश्किल रहता है बच्चों को समझना, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं। वो जनरेशन गैप भी एक रीज़न होता है। दूसरी बात है, वो जो बच्चों का दिमाग चारों तरफ भाग रहा है, वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की ऊर्जा एक तरफ लगाएं। कई बार ऐसा नहीं हो पाता, और जब तक वो चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक वो खुद से नहीं सीखेंगे। आप चाहते हैं आपसे जो गलतियाँ हुई वो आपके बच्चे ना करें, पर कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार बच्चे जब तक वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ों से बचना उनके लिए और मुश्किल होगा, ठीक है। इसके बाद आता है ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। भाई तो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ हुआ और प्रौढ़ावस्था के अंत में समाप्त हो गया। ये है आपका किशोरावस्था का काल। तो ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का काल है, ठीक है। इसके बाद आता है क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो किशोर जो है वो भावी शक्ति और आशा को प्रस्तुत करता है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, इनको भी याद रखना है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपके लिए सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इजी हैं, कुछ है नहीं, ठीक है, बस थोड़ा देख लेना है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जल्दी से हम प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे। किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान की अवस्था है, यह कथन किसने कहा? तो अभी हम लोगों ने 20 बार सुना इस बात को। कौन थे? थॉर्नडाइक साहब थे? नहीं। स्किनर? नहीं, स्किनर भी नहीं थे। फ्राइड? इसका सही जवाब होगा स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल साहब ने कहा कि किशोरावस्था बड़े तनाव एवं तूफान की अवस्था है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? तो भाई ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें विचारों में परिपक्वता आती है? वो है आपकी किशोरावस्था, क्योंकि यहाँ से आप चाइल्डहुड से निकले हैं, अब आपके अंदर मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो किशोरावस्था हो जाएगी। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकता, असुरक्षा, अभिवृत्ति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता? तो रुचियों का प्रभाव नहीं पड़ता सामाजिक विकास पर। भाई आपकी क्या रुचियां हैं वो आपके सामाजिक विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। आपकी आवश्यकताएं क्या हैं? तो बिल्कुल आवश्यकताओं का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसने पूछा नहीं पड़ता। असुरक्षा, असुरक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। तो क्या हो गया आपका सही जवाब? आपका सही जवाब हो गया अभिवृत्ति। अभिवृत्ति जो आपका एप्टीट्यूड है ये आपके सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं डालता, ठीक है। आपके सामाजिक जो है उस पर प्रभाव नहीं डालता। आगे बढ़ते हैं। तनाव व क्रोध की अवस्था है। तो भाई कौन है? हम पढ़ते चले आ रहे हैं। स्टेनले हॉल ने कहा कि तनाव एवं क्रोध की अवस्था है। कौन सी अवस्था है?
किशोरावस्था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिग व हेड की ... की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो यह किस अवस्था का होता है, कौन सी किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो ये हमारी किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। किशोरावस्था की अवधि आ गई, तो हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा हुआ है। किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? वैसे तो किशोरावस्था की अवधि होती है 12 से 18 साल, लेकिन अगर आपका ऑप्शन में 12 से 18 साल नहीं दिया है तो 12 से 19 साल, क्योंकि WHO के अनुसार किशोरावस्था की आयु 11 से 19 वर्ष है। ठीक है, WHO के अनुसार किशोरावस्था की आयु 11 से 19 वर्ष है। ठीक है, इसके बाद आता है दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है, गर्भावस्था। अब डे ड्रीमिंग आ गया। आपको मैंने कहा था टैग वर्ड याद है तो आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं पड़ने वाला। अब आपने देखा डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न, बस क्या हो गया, ये किशोरावस्था हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल रहती है। किस स्टेज में रहती है? ये आपकी रहती है किशोरावस्था में। जो आपकी ड्रे ड्रीमिंग में आप ट्रैवल करते हो, विचरण करते हो, ये आपकी जो कि हाँ मैं सपनों में खोया रहा हूँ, सब मैं सपनों के हिसाब से मेरे हो, तो ये आपकी किशोरावस्था की जो है प्रबल भावना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किससे संबंधित है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये आपके किशोरावस्था से संबंधित है। देखिए, पूर्व किशोरावस्था नहीं कहा जा सकता क्योंकि कायदे से आप जो, वैसे हालांकि आप ग्रुप का हिस्सा बनने लगते हैं, लेकिन आप प्रॉपर अगर आप ग्रुप में आते हैं वो आप किशोरावस्था के बीच में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? तो लड़कियों में कब जो है बाहरी चेंज आते हैं? तो ये आपने अभी पढ़ा था कि लड़कियों में जो है वक्षस्थल बड़े होने लगते हैं, कूड़े वाले बड़े होने लगते हैं, लड़कों के सीने चौड़े होने लगते हैं, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। तो ये सारी जो चेंजेस हैं वो हमारी किस अवस्था के हैं? किशोरावस्था के। तो आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। ठीक है, डेली हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग थ्योरी को अच्छे से समझते चलेंगे। एक बार हम लोग थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ढेर सारे प्रश्न करेंगे। रोज़ कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन डेली करेंगे। तो आपको बस क्या करना है, लगातार क्लास को देखते रहना है, अच्छे से शेयर करना है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है ताकि आपको इस टॉपिक की PDF मिल सके। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।